स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक अभी हालिया घटनाक्रम जिसमें पश्चिम बंगाल के गवर्नर और उससे संबंधित कुछ बातें इस प्रकार से सुर्खियों में रही और वही जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद की सुर्खियों में रहने का कारण बना। वहां अनुच्छेद कौन सा है और उसमें क्या प्रावधान है, या फिर उसमें क्या ऐसे बातें हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय के पास भी यहाँ एक याचिका दायर कर दिया गया कि उसके प्रावधानों को हमें क्या पूर्ण से देखने की आवश्यकता है। ऐसे जो है एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 361। तो हमें ध्यान में रखना है, मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 361 की। ये अनुच्छेद 361 जो है भारत के संविधान में एक ऐसा प्रावधान है, या फिर इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान है, मगर विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 361 की। यहां जो है एक ऐसा प्रावधान है जो भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया जो मूल अधिकार है। भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया जो मूल अधिकार है, जो भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, उस मूल अधिकार के विरुद्ध एक अपवाद के रूप में देखा जाता है। ये एक अपवाद के रूप में देखा जाता है, या फिर एक अपवाद है क्या, और ये अधिकार किस प्रकार के होते हैं, इनकी मोटी मोटी समझ करके जो है हम अनुच्छेद 361 पर चलेंगे। उसके पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये अधिकार होते क्या है। ये अधिकार होते क्या है। राइट्स की बात कर रहा हूं मैं। ये राइट, तो राइट जो है इन जनरल, अगर हम भारत के संविधान के संदर्भ में बात नहीं भी करेंगे तो भी राइट एक प्रकार का दावा होता है, एक क्लेम होता है जो उसके विरुद्ध प्राप्त होता है, जो हमें अधिकार देता है। मतलब यहां हुआ कि अधिकार एक दावा है जो देने वाले के विरुद्ध हमें प्राप्त होता है, या फिर जो उनको नियमन करता है उनके विरुद्ध प्राप्त होता है। पहले तो हमें यह समझ लिए कि अधिकार एग्जैक्टली क्या है, एक दावा है, एक क्लेम है जो देने वाले के विरुद्ध या फिर जो उनको रेगुलेट करते हैं, जो उनको नियमित करते हैं, उसके विरुद्ध यहां प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक है हम इस अधिकार की बात कर रहे हैं, मगर इसमें दूसरी जो बातें आती है जो विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है भारत के संदर्भ में, वहां है इस अधिकार में, वहां है मूल अधिकार, वहां है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, वहां है फंडामेंटल राइट। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो अधिकार अपने स्वरूप में जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ जो अधिकार है अपने स्वरूप में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अपने स्वरूप में अलग अलग प्रकार से होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ जो अधिकार है, यहाँ जो अधिकार है, यहाँ अधिकार कभी प्राकृतिक अधिकार हो सकते हैं, यहाँ जो है कभी प्राकृतिक अधिकार हो सकते हैं, नेचुरल राइट हो सकते हैं। यहाँ अधिकार कभी जो है मानव अधिकार हो सकते हैं, यह अधिकार कभी मानव ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं। यह अधिकार का स्वरूप जो है कभी संवैधानिक अधिकार हो सकता है, यह जो है कभी संवैधानिक अधिकार के रूप में भी हो सकता है, या फिर यह अधिकार कभी कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार के रूप में भी हो सकता है, कानूनी अधिकार के रूप में भी हो सकता है। अब उनमें जो है हम विशेष रूप से जो है उस अधिकार की बात कर रहे हैं जिनका संबंध जो है भारत के संविधान में मूल अधिकार से है। तो इसमें दो शब्द है, एक है मूल और दूसरा इसमें है अधिकार। अधिकार जिसे मैंने इनके अर्थ बता दिया कि यह एक प्रकार का दावा है, और दूसरी बातें जो है भारत के संविधान में जब इनको मूल के रूप में लिखा गया है, फंडामेंटल के रूप में लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान में जो अन्य प्रावधान है उसकी तुलना में इनको उत्कृष्टता प्राप्त हुआ। यह मतलब बहुत सामान्य भाषा में समझा जा सकता है। जैसे कि जो है सेम भाषा जो है भारत के संविधान में जो एक भाग के रूप में भाग 3 में मूल अधिकार, वैसे ही भाग 4A में मूल कर्तव्य। तो मूल शब्द लिखने का मतलब ही है कि यह विशेष महत्व का है। यह बातें, अब यह तो बात होगी मूल अधिकार के संदर्भ में। ठीक, हम दोनों बातें समझ भी लिए। अब उसके बाद जो अगली बात इसमें जो है वह होता है कि भारत के संविधान में जो है ऐसे मूल अधिकार संबंधी जो प्रावधान, आप जानते हैं अगर सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बखूबी समझते हैं कि मूल अधिकार संबंधी जो भाग है भाग
तीन है। और भाग 3 के बारे में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी महत्ता के बारे में कई बातें उसने निर्णय में सुना रखा है। जैसे कि जो है ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो है यहाँ एक बहुत चर्चित मामला 2007 का था, उसमें एम नागराजन मामले में ये उसमें जो है स्पष्ट किया कि जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को उपहार में दिया गया कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यहां भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है। साथ में यहां जो मूल अधिकार है संविधान का एक आधारभूत ढांचे का भाग है, और साथ में यहां अब आधारभूत ढांचे का भाग है, इसका मतलब यह हुआ कि इसे संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनको समाप्त या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी और भी कई बातें हैं, ऐसी और भी कई बातें हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो अधिकार है, ये जो अधिकार है जिनको मूल अधिकार कह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे जो है किसी व्यक्ति को या किसी नागरिक को जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और ऐसे अधिकार को सुरक्षित रख करके भारत के संवैधानिक लक्ष्यों में से एक और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापना किया जा सकता है। इसीलिए इन अधिकारों की महत्ता जो है सर्वाधिक होती है। अब उन अधिकारों की अगर उस मूल अधिकारों की अगर सूची की अगर बात करें, इन मूल अधिकारों की अगर हम सूची की बात करें, तो मूल अधिकारों की सूची में जैसे कि मूल अधिकार के संदर्भ में जो भाग अगर देखेंगे, तो मूल अधिकार से संबंधित जो भाग है, आप जानते हैं कि यह जो है भाग 3 में है, और ये जो है भाग 3 जो प्रारंभ होता है अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होता है, और साथ में अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होता है, और ये चलता है ये पूरी तरह से 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ये पूरे इस मूल अधिकार से संबंधित बातें हैं। मगर विशेष रूप से जो हमें ध्यान में रखना होगा कि अनुच्छेद 12 और जो 13 है, इनका संबंध विशेष रूप से किसी एक भी अधिकार से नहीं है। डायरेक्टली अगर यहां कहा जाए कि यह कोई हमें विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता, मगर ये कुछ अलग अलग मामलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। मगर इसके बाद के जो अनुच्छेद है, मीन्स अनुच्छेद 14 से लेकर के जो है अनुच्छेद 18 तक की बातें, ये समानता के अधिकार की बात करता है। ये समानता के अधिकार की बात करता है, ये समानता के अधिकार की बात करते हैं, और हमें इसी पर डिस्कस करना है मुख्य रूप से ये। अब इसके अलावा भी और अधिकार है, जैसे कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसमें स्वतंत्रता के अधिकार है। उसके बाद फिर 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, फिर उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी, और उसके बाद अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और उसके बाद के जो अनुच्छेद है वो किसी न किसी रूप में इस अधिकारों से संबंधित है। अब यहां तो बातें हुई, इसमें हम एक बातें निकल करके आया, वह है समानता का अधिकार। वह एक बात निकल करके आया, वह है समानता का अधिकार। वह है समानता का अधिकार। तो ये समानता का अधिकार क्या होता है, अब हम ये समझ लेते हैं। समानता का अधिकार यहां जो है हमारे जो है इस संविधान के जो अनुच्छेद में लिखा है, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक, अगर भारत के संविधान के अगर उद्देशिका में अगर जाएंगे, तो वहां पर जो है 2 प्रकार की बातें लिखी गई है। वहां पर लिखी गई है समता, वहां पर जो है लिखा है प्रतिष्ठा। संविधान के उद्देशिका की बात कर रहा हूं मैं। ये संविधान के उद्देशिका में एक उद्देश्य के रूप में प्रत्येक नागरिक को जो है समता मीन्स किसमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, जबकि जो है इस तरफ अनुच्छेद 14 में लिखा है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये बातें जो कर रहा है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा होता है, और इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यहां जो बातें हैं। तो एक तरफ एक शब्द और जो मिलता है, वहां एक समता और दूसरा क्या है, समानता है। इसमें थोड़ी सी अंतर है, मगर हमें उस अंतर में बहुत अधिक नहीं चले जाना है, अंतर गहराइयों तक। हमें मुख्य बातें समझ में आना चाहिए कि समानता का अर्थ एग्जैक्टली है क्या, इस समानता का अर्थ एग्जैक्टली है क्या। ये तो इस समानता का जो अर्थ होता है, जो भारत के संविधान में जिस रूप में स्थापित किया गया है, इस समानता का अर्थ होता है विविधीकरण का प्रतिषेध।
इसका अर्थ है विभेदीकरण का प्रतिषेध। विभेदीकरण सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका मूल तत्व जो है इस समानता का अर्थ ही क्या हुआ? विभेदीकरण से प्रतिषेध। विभेदीकरण से प्रतिषेध का मतलब यह होगा कि सबसे पहले हमें विभेदीकरण क्या होता है यही समझने होंगे। तो विभेदीकरण का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है विभेदीकरण का, इसका अर्थ हो गया विभेदीकरण से प्रतिषेध। तो इस विभेदीकरण का जो अर्थ होता है वह कि विभिन्न आधारों पर कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समूह दूसरे किसी व्यक्ति, दूसरे किसी परिवार, दूसरे किसी समूह से यदि वह पूर्व धारणा आधारित अगर व्यवहार करता है तो वह व्यवहार माना जाएगा कि वह भेदभाव पूर्ण है, वहां विभेद कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ? विभेदीकरण का जो प्रतिषेध में जो विभेदीकरण का जो अर्थ है वह एक पूर्व धारणा युक्त एक व्यवहार की बातें कर रहे हैं। पूर्ण धारणा युक्त ये व्यवहार की बात है कि पहले से हमने कोई धारणा बना रखे हैं जो किसी व्यक्ति या किसी परिवार या फिर जो है किसी समूह के साथ हम कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है समानता का अधिकार, अब ये जो है समानता का अधिकार जो है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, ये जो अधिकार प्राप्त है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। बिल्कुल हम ये याद रखेंगे कि ये अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति, यहां पर हम केवल नागरिक की बातें नहीं कर रहे हैं। गैर नागरिक या फिर नागरिक इस प्रकार से उसमें कोई विभेदीकरण या कोई भेदभाव नहीं है। ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है जिसका स्वरूप भारत के संविधान में इस समानता के जो अधिकार है, इस समानता के इस अधिकार का जो स्वरूप है या इनकी प्रकृति भी कह सकते हैं, इनका स्वरूप या इनकी प्रकृति भी कहते हैं, वह दो प्रकार के रूपों में लिखा गया है। दो प्रकार के भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में ही इस प्रकार से उल्लेखित है। ठीक, इसमें जो पहली बातें हैं वह है विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समता है। और दूसरी जो बातें हैं वह है विधियों का समान संरक्षण, वहां है विधियों का समान संरक्षण। तो हमें अब इसके अर्थ को समझ लेना है जल्दी से। विधि के समक्ष समता का मतलब यह होता है कि विधि के सामने जो भी है सब के सब समान है। मतलब यहां पर सर्वोच्च कौन हुआ? विधि। तो विधि की सर्वोच्चता ही विधि के समक्ष समता है या विधि के समक्ष समानता है। तो विधि के सर्वोच्चता जो है वो स्वयं यहां जो है संविधान की सर्वोच्चता के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह होगा कि विधि सर्वोच्च है और इस विधि के समक्ष सब समान है और इस सबों पर सब उसके अधीनस्थ है और सब समान है और सब पर प्रभाव जो है किसका होगा? वहां विधि का होगा। तो इस प्रकार से यहां जो है भारत में विधि के शासन को भी स्थापित करता है। वह मूल भावना है कि सब भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सबसे निचले स्तर पर जो है कोई काम करने वाला मजदूर हो क्यों ना हो, मगर कानून सबके लिए बराबर होगा। यही जो है मूल भावना जो है इस समानता के अधिकार में है जो भारत के संविधान के द्वारा स्थापित किया गया है। मतलब यह हुआ इस समानता के सिद्धांत में जो मूल भावना है वह है विधि की सर्वोच्चता। और ये विधि की जो सर्वोच्चता है ये भारत की संविधान की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है कि संविधान सर्वोच्च है उस पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां कोई मंत्री हो, या फिर वहां राष्ट्रपति हो, चाहे वहां राज्यपाल हो, या फिर समान एक आम किसान हो, या फिर कोई मजदूर हो, कोई उद्योगी हो, वहां सब के सब जो है उस विधि के समक्ष, उस कानून के सामने सब के सब क्या है? बराबर है।
यहां बातें हमें बहुत स्पष्ट समझ में तो आ गई। अब हमें जो है आगे की बातें समझना है। जब हम यहां पर जो बातें कह रहे हैं, यहां पर हम जब बातें कह रहे हैं कि सभी जो है भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है विधि के समक्ष जो है समान है, सब बराबर है, तो हम यहां अब जो बात कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में वहां गवर्नर से संबंधित कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें कुछ ऐसे जो है मामले ऐसे आए हैं जिसकी वजह से वहां सुर्खियों में आ गया, और उस सुर्खियों में आया भारत के संविधान का एक अनुच्छेद। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद में क्या है, या फिर ऐसे क्या और भी कुछ अनुच्छेद या कुछ प्रावधान है जो इस संविधान के द्वारा प्रदान किया गया, जो समानता का जो सिद्धांत है, समानता का जो मूल भावना है, और इस समानता का जो मूल उद्देश्य होता है सबको समान न्याय, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है समान न्याय। सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग निर्णयों में इसका उद्देश्य घोषित कर रखा है। तो इस समानता के सिद्धांत में जो मूल बातें जैसे मैंने बता रखा है वह है विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है, बाकी सब के सब भारत के प्रत्येक जनता, प्रत्येक व्यक्ति, सब के सब वहां जो है इसके अधीनस्थ, सब के सब वहां उसके अधीनस्थ, और वह सब के सब उसके समान है। चाहे वह भारत के राष्ट्रपति हो, चाहे भारत के राज्यों के राज्यपाल हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर एक आम किसान, या फिर आम मजदूर, सब के सब जो है इस विधि के समक्ष क्या है, समान है। तो स्वाभाविक है यदि जो है इस मूल सिद्धांत में जो बातें रखी गई है उसके अपवाद स्वरूप उनके विरुद्ध किसी व्यक्ति को अगर विशेष अधिकार या फिर विशेष उनको अगर संरक्षण देते हैं, या फिर वहां पर ऐसे कुछ हम विभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो ऐसे क्या प्रावधान है, या फिर भारत के संविधान निर्माताओं ने वो प्रावधान ऐसे क्यों रखे। मतलब हम बातें कर रहे हैं इस समानता के सिद्धांत के जो अपवाद है, मैं उन अपवादों की बात कर रहा हूं। मैं अपवादों की बात करूं तो क्या वो अपवाद है, या फिर इसमें राष्ट्रपति को क्या कोई विशेष संरक्षण प्राप्त है, या फिर क्या राज्यों के राज्यपाल को क्या कोई विशेष संरक्षण प्राप्त है, और यदि उनको संरक्षण अगर प्राप्त है तो किस प्रकार का संरक्षण है, और संरक्षण अगर प्राप्त है तो संरक्षण किन परिस्थितियों में प्राप्त होता है। ये इसी को थोड़ा समझ लेते हैं आगे हम इसमें। अब इसमें जो है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समता के जो अधिकार या जो समानता का जो अधिकार है, समानता के अधिकार का कुछ अपवाद है। इसका अपवाद है, अपवाद का मतलब यह है कि वहां पर विभेद किया गया है, उस अनुच्छेदों के माध्यम से विभेद किया गया है। तो भारत के संविधान में लगभग ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रावधान है जहां पर इस समानता के जो है इस मूल विचार का उल्लंघन हुआ है, यह माना जा सकता है, यह कहा जा सकता है, मगर वह विशेष उद्देश्य से स्थापित किया गया। जैसे इसमें जो है पहला अनुच्छेद है जो इस समानता के मूल सिद्धांत के जो है के विरुद्ध प्रतीत होता है, वह है अनुच्छेद 361। वह अनुच्छेद 361, और 361 में ही जो है भारत के राष्ट्रपति, या भाग 19 भाग है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, यहां जो बातें हैं वहां है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, और साथ में यहां राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल को ये विशेष संरक्षण देते हैं, उससे संबंधित है। वैसे जो है संविधान के अनुच्छेद 361 में भी, अनुच्छेद 361 का 361 ए में भी जो है ऐसे ही कुछ अपवाद वाले प्रावधान रखे हुए हैं, और साथ में वैसे ही जो है अनुच्छेद 105 में भी जो है, और अनुच्छेद 194 में भी ऐसे कुछ प्रावधान है। इनके साथ साथ जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वह है अनुच्छेद 31 गा।
31C यहां भी एक अनुच्छेद है जो हमारी इस समानता के जो मूल अधिकार है, समानता के जो अधिकार है, उस अधिकार के जो है बिल्कुल ये अपवाद के रूप में है। ऐसे ही कुछ और अपवाद जो है जो हमारे राजनयिक होते हैं, जो डिप्लोमेट्स पर्सन होते हैं, उस डिप्लोमेट्स को भी जो है ऐसे ही कुछ संरक्षण प्राप्त होते हैं। हालांकि इसमें अनुच्छेद तो मैंने बहुत से गिना दिए, अनुच्छेद 361 की बात कह दिया, फिर अनुच्छेद 361 का की बात कर दिया, 105 की बात कर दिया, 194 की बात कर दिया, अनुच्छेद 31 गा की बात कर दिया। साथ में जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे, उनके लिए भी मैंने विशेष संरक्षण की बातें कह दिया। मगर हमें मुख्य रूप से समझना है वहां है अनुच्छेद 361 जो सुर्खियों में काफी है। अब इस अनुच्छेद 368 जो है हम उस पर थोड़ा सा भारत के संविधान पर जो है थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जैसे अब इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 पर अगर नजर डाले तो ये अनुच्छेद बहुत लंबा चौड़ा अनुच्छेद है। अगर देखा जाए इनको, वो तो बहुत लंबा है। लंबा इसलिए क्योंकि इसमें अनुच्छेद 361 में तो ठीक है राष्ट्रपति और राज्यपाल और पहले जो राज्य प्रमुख हुआ करते थे उनका संरक्षण की बातें कर रखे हैं, और उसके बाद फिर इसमें अनुच्छेद 361 के खंड 1 है जिसमें उसके बाद फिर कहीं बहुत सारे प्रावधान है, उसके बाद खंड 2 है उसमें बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं, उसका अनुच्छेद उसका खंड 3 है उसमें भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में विशेष प्रावधान कर रखे हैं, फिर खंड 4 है उसमें भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बहुत सारी बातें कर रखे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अनुच्छेद भी खुद बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत है। तो स्वाभाविक है इसमें जो बातें रखी हैं वहां भी बहुत ही विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसीलिए समझना है। क्यों? और ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो है जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार वाले जो भाग है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो समानतक अधिकार जो प्रदान किया गया है ये उसके उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ विधि के समक्ष जो समानता का जो तत्व जो स्थापित किया गया है उसके उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। मगर ये जो बातें हैं, ये जो बातें कह रहे हैं हम कि उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, तो स्वाभाविक है हमने इस तरह के प्रावधान क्यों रखे, ऐसे प्रावधानों की क्या आवश्यकता था। तो हम इनको समझने के लिए थोड़ी सी और अनुच्छेदों पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। जैसे कि जो है आप ये जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, या फिर साथ में हम एक साथ में राज्यों के राज्यपाल के बारे में भी बात कर लें, राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात कर लेंगे। ठीक, ये दोनों जो है जब शपथ या फिर प्रतिज्ञान लेते हैं, ये दोनों जो है जब शपथ या फिर प्रतिज्ञान लेते हैं, दोनों के शपथ के बारे में, जैसे कि राष्ट्रपति के शपथ जो है अनुच्छेद माफ कीजिएगा 360 नहीं है, यहाँ अनुच्छेद 60 है, ये अनुच्छेद 60 है, 60 है। और ऐसी जो है इस तरह राज्यों के राज्यपाल जो है जो शपथ और जो प्रतिज्ञान करते हैं उनके संदर्भ में, उनके संबंध में जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है। ठीक, इसमें शपथ है, वो प्रतिज्ञान है। यह राष्ट्रपति भारत के जो है शपथ लेता है, वो 3 प्रकार की बातों की शपथ लेता है। पहला, वह राष्ट्रपति के पद के जो कर्तव्य है उनका वहां निर्वहन करेगा। दूसरी बातें, वहां संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। तीसरी बातें, वह भारत की जनता की सेवा में और कल्याण में निरत रहेगा। वैसे ही अनुच्छेद 160 में राज्यों के राज्यपाल जो शपथ और प्रतिज्ञान जब करता है तो वहां भी लगभग यही बातें, मगर राज्य के संदर्भ में वहां जो है राज्यपाल के रूप में जो उनके पद की जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करेगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, साथ में राज्य की जनता की सेवा और उनके कल्याण में निरत बना रहेगा। तो इन्होंने इस बात की शपथ लिया है और इस कार्य को करने के लिए, वो करने की जो शक्ति इनको जो प्राप्त है, इन राष्ट्रपति और राज्य प्रमुखों को जो शक्ति प्राप्त है, इनको जो है भारत के संविधान में शक्ति प्राप्त, इनको शक्ति दिया है। मतलब ये एक्चुअल में अगर कहा जाए तो भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत के संविधान के अनुसार काम करे। दोनों जो है ये भारत के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे, भारत के संविधान के अनुसार ही काम, संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इनके पास जो है एक तो शक्ति और साथ में इनके कुछ कर्तव्य है।
इनकी शक्ति और इनके कुछ कर्तव्य है। जो कुछ अब इसमें जो कर्तव्य है, ये जो शक्ति जो प्राप्त हुआ है, वो अलग अलग स्वरूपों में इनके प्राप्त, अलग अलग कारणों से प्राप्त हुआ है। हमें उनको थोड़ा समझ लेना है ये, ठीक। अब इसमें जो है, जैसे कि जो है राष्ट्रपति के अगर स्थिति अगर हम समझे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का एक संघ है, उसके लिए अनुच्छेद 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब यहां जो राष्ट्रपति है, एक राष्ट्र के प्रधान के रूप में, भारत के जो राष्ट्र है, भारत जो गणराज्य है, उसके संवैधानिक प्रधान के रूप में ये भारत के राष्ट्रपति हैं। मींस पहले इनकी भूमिका किस रूप में भूमिका हुआ इनका? राष्ट्र प्रधान के रूप में हुआ, संवैधानिक राष्ट्र प्रधान के रूप में। एक पहली बात तो यही ध्यान में रखना है हमें, ये जो है राष्ट्र प्रधान के रूप में है, ये पहली बात है ये, ठीक। दूसरी बात है, यहां जो है भारत के जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल 53 में जैसा मेंशन कर रखा है कि यहां जो है संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उनका प्रयोग या तो स्वयं करे या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। इसका मतलब यहां भी हुआ कि यहां जो है कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का ये संवैधानिक प्रधान भी है। ये संघ की कार्यपालिका का ये संवैधानिक प्रधान भी है, यहां हो गया। तीसरी बात है, और राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर समझेंगे तो आर्टिकल 79 है, जिसमें जानते हैं कि संसद का जो संगठन होता है उसमें 3 इकाइयां होते हैं। नंबर 1 जो राष्ट्रपति जो है वह नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होता है, और उसके बाद 2 हमारे पास में सदन होते हैं। मतलब राष्ट्रपति की जो 3 स्तर की जो राष्ट्रपति की भूमिका जो हम 3 स्तर में समझ सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, और इस तरफ जो है संसद के नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में, और दूसरा जो है तीसरी बात है इसमें संघ की कार्यपालिका के प्रमुख, मतलब सरकार के संवैधानिक मुखिया के रूप में। सेम स्थिति जो है राज्य के राज्यपाल की होती है। राज्य के राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख है, राज्याध्यक्ष है। साथ में यहाँ राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है उसका भी प्रमुख है। साथ में यहाँ जो है राज्य के विधानमंडल होता है, उसका भी वहां हिस्सा होता है। तो ये तो जो है इनको बहुत विशेष स्थिति इनके पास में है, भारत के संविधान ने जो स्थापित कर रखा है। अब हमें जो समझना है कि ये इतने महत्वपूर्ण, जबकि इस तरफ दूसरे हमने जो बात की उस तरफ जो मूल अधिकार, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये जो भारत के जो राष्ट्रपति है, एक तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तरफ बात कर रहे हैं हम अधिकार, और उस अधिकार में हमने जो डिस्कस किए हैं वह विशेष बात कर रहे हैं समानता के अधिकार का, समानता के अधिकार का, ठीक। जिसमें हमने यहां समझ रखा है कि इसमें सर्वोच्च कौन है? विधि है, और विधि के सामने सब बराबर है, चाहे वह भारत के राष्ट्रपति हो, चाहे भारत राज्यों के राज्यपाल हो, या फिर एक आम नागरिक। अब दूसरी तरफ हम जो बातें कर रहे हैं वहां जो है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर राष्ट्रपति की मैंने स्थिति बता दिया, संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, संवैधानिक राष्ट्रपति के कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में, साथ में संसद के जो है अध्यक्ष का नेतृत्वकर्ता के रूप में राष्ट्रपति, और वैसे ही जो है मैंने साथ में बता दिया राज्यपाल की भी स्थिति, ठीक है। हमने दोनों की स्थिति समझ गए। तो एक तरफ यहां प्रतीत हो रहा है कि ये मूल अधिकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और समानता के अधिकार में स्थापित कर रखे हैं कि यहां पर हम कानून के समक्ष, कानून के सामने सब बराबर है और कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। अब यहां पर हमने राष्ट्रपति की और राज्यपाल को विशेष हमने यहां पर कई दायित्व उनको शक्ति भी दे रखे हैं, संविधान ने उनको शक्ति दे रखा है, और साथ में उनको कई हमने विशेष कर्तव्य दे रखे हैं। कर्तव्य जैसे बताया मैंने, तीनों के पास में 3 प्रमुख कर्तव्य है जो मैंने इनके शपथ और प्रतिज्ञान से गिना दिया। अब उसके बाद जो है हमें ये समझना है कि यहां पर जैसे मैंने बताया कि समानता, कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर यहां पर हम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत का कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई संघ का मंत्री हो, चाहे वह राज्य का राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री, फिर आम किसान नागरिक को क्यों ना हो, किसी प्रकार से कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 361 में इन भारत के जो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति और साथ में राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल है इनको विशेष संरक्षण किस प्रकार से या फिर ऐसा क्यों? इसीलिए जैसे बताया मैंने कि यहां जो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 361 जिसकी बातें मैंने कही, अनुच्छेद 361 जो है जिनमें बता चुका हूं मैं कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को या पहले जो राज्य प्रमुख हुआ करते थे उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक, और यही जो संरक्षण है, ये जो संरक्षण दिया जा रहा है इसमें, यही जो संरक्षण है यहाँ जो है जो समानता के जो सिद्धांत है, समानता का जो अधिकार है उस अधिकार का यहाँ उल्लंघन करता है ये, इसका जो है वहां उल्लंघन करता है ये। अब किस प्रकार से उल्लंघन कर रहा है हम ये भी समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यही यहाँ गए अनुच्छेद में खंड 1 है, जैसे इसमें खंड 1 है। अब खंड 1 में जो बातें लिखी हुई है वह कुछ इस प्रकार की है। कुछ इस प्रकार का मतलब इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की बातें कही गई है। नंबर 1, इसमें 3 प्रकार की बातें कही गई है। जैसे पहले बताया मैंने कि यहां अनुच्छेद राष्ट्रपति के संदर्भ में 60 के संदर्भ में वह 60 के अनुरूप वह शपथ और प्रतिज्ञान कर रखे हैं, और साथ में राज्यपाल अनुच्छेद 160 के संदर्भ में प्रतिज्ञान और शपथ कर रखा है। ठीक, तो इसमें राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, ठीक है, कि जो पद की जो शक्ति और जो शक्ति का जो प्रयोग करेंगे और साथ में जब वह अपने कर्तव्यों का जो पालन करने हैं तो इसके लिए इनको किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। पहली बात तो यही है, मतलब इनको न्यायालय में उसके कार्यों, उनके जो शक्ति का जो प्रयोग करना है या कर्तव्यों का पालन करने के लिए उनको किसी न्यायालय में जो है उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पहली बातें हो गया। ठीक, न्यायालय में उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, पहली बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद इसी में जो है इसी में जो है खंड 1 में ही जो है दूसरी बातें कह रखे हैं कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है जब वो अपने पद की जो शक्तियों का प्रयोग करेंगे और जो कर्तव्यों को अगर पालन करते हुए जो काम किया जाता है उस काम के लिए भी उनको किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में जो है उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब उनके कार्यों के विरुद्ध कोई न्यायालय में जो है कोई वादी के रूप में वहां पर कोई शिकायतें या फिर इस प्रकार की बातें, कोई उनको आदेश न्यायालय के द्वारा नहीं जारी किया जा सकता। इनके साथ साथ इसमें तीसरी जो बातें हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो अपनी शक्ति का जो प्रयोग करते हैं या फिर उनके जो कर्तव्य जो किए जाने हैं तो उसको किए जाने से संबंधित ऐसी कुछ बातें के लिए न्यायालय में उनको जो है उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। मूल बातें यही है कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल जो भी हो, जब वो जितनी भी अपने शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर अपने कर्तव्यों को जब निर्वहन कर रहे हैं तो कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए भी या फिर जब वो कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय उनके कार्यों के लिए या फिर वहां तत्परित है करने के लिए है, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम उनको न्यायालय में जो है उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ये पहली बात हुई। मगर इसमें कुछ अपवाद भी है, इसी में जो है कुछ अपवाद है, इसी में अपवाद है। न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहरा जा सकते मतलब यह है कि न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से उनको कार्यवाही उस कार्यों के लिए, उनकी शक्ति के प्रयोग के लिए नहीं किया जा सकता। मगर इसमें एक बातें अपवाद है इसमें एक अपवाद यह है कि जैसे हम जानते हैं कि अनुच्छेद 61 है, इसमें संविधान के एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, और संविधान के अनुच्छेद 61 इस प्रकार के प्रावधान है जिनका संबंध जो है वह भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाअभियोग से संबंधित है। यहां जो है महाअभियोग से संबंधित है, इम्पीचमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो स्वाभाविक ही यहां पर जो है भारत की संसद के किसी सदन के द्वारा यदि किसी एजेंसी के द्वारा जांच करवाया जाता है तो उस समय वहां उस आचरण का, राष्ट्रपति के आचरण का जो है पुनर्विलोकन
किया जा सकता है। ये बात है, ये अपवाद के स्वरूप में है, मगर इसका मतलब यहां बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए, नहीं निकाला जाना चाहिए कि चूंकि राष्ट्रपति जो है यहां संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है और संघ की सरकार के द्वारा यदि जो है कोई कार्य किए जाते हैं या फिर राज्य के जो प्रमुख संविधान, राज्य के जो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, उनके द्वारा भी जो है यदि राज्य सरकार के कार्यों को अगर मान लो वहां संचालित करते हैं तो उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकार को निवर्तित करते हैं तो उसके विरुद्ध वहां किया जा सकता है। कहने का मतलब ये दो बातें तो हो गई इसमें से, ये जो है संविधान के ये खंड उसके एक के बारे में हो गया। वैसे जो है इसमें और भी कई बातें हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ जैसे कि इसमें आगे की अगर बात देखेंगे तो खंड एक की बातें हुआ, वैसी खंड दो की बातें, तो खंड दो में जो है उनके जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के प्रोसेस में जो है, कार्यकाल की अवधि में जो है, उस कार्यकाल की अवधि में जो है उसके विरुद्ध या फिर ना तो कोई न्यायालय में उसके विरुद्ध उस न्यायालय में किसी भी न्यायालय में भारत के और ना तो कोई कार्यवाही प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही जो है कोई प्रक्रिया अगर प्रारंभ है तो उस प्रक्रिया को चलाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि ऐसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष संरक्षण दे रखा है, मगर यहां जो संरक्षण है जो हमें इंपॉर्टेंट समझना है, यहां जो उनको संरक्षण दे रखा है, जो मानते हैं कि वहां इस समानता के जो मूल सिद्धांत है, इस समानता के जो मूल सिद्धांत है, इस मूल सिद्धांत के यहां जो है विरोध में है या उनके उल्लंघन में है, वहां एग्जैक्टली अगर समझा जाए तो यहां चूंकि एक भारत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, भारत के एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में है और दूसरा जो है राज्य के राज्याध्यक्ष के रूप में है, राज्य के राज्याध्यक्ष के रूप में है। और ये जो उन्मुक्तियां जो मिली हुई है उनको इस वजह से मिली हुई है। हालांकि जो है इस पर अभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी मामलों की सुनवाई, मतलब इसके प्रावधानों को जो है उस पर प्रावधानों पर विचार करने की बातें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रखी गई है। यहां चूंकि सब जुडिस है, इसीलिए जो है इस पर और अधिक बातों को हम ना समझते हुए अभी जो मूल बातें यही तक है, भारतीय संविधान में ये मूल बातें यही तक है। इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर किस प्रकार से किया जाता है ये भविष्य के समय पर हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां समझे इसमें कि एक हमने समझ लिए कि एक तरफ मूल अधिकार की बातें किया मैंने, एक तरफ उसमें मूल अधिकार की बातें किया। अब मूल अधिकार में मैंने समानता की अधिकार की बातें किया, समानता की अधिकार की बातें किया और समानता के अधिकार में हमने जो है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और दूसरा मैंने साथ में पहलू बताया था विधियों का समान संरक्षण। और हमने ये भी समझ लिया कि इस विधि का मतलब क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ प्रावधान देखे कि कैसे अनुच्छेद 361 यहाँ जो है उस समानता के जो मूल सिद्धांत है उसके उल्लंघन है, मगर उल्लंघन किस प्रकार से, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमने यहां भी समझ लिए। तो इस प्रकार से जो है हमने इस लेक्चर के माध्यम से कमोबेश जो अभी वर्तमान जो सुर्खियों में है उस अनुच्छेद के बारे में जानने का प्रयास किए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहां बनाया जा सकता है कि अनुच्छेद 361 के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अगर पूछा गया तो उसमें राष्ट्रपति और राज्य प्रमुखों को जो है इस प्रकार के जो संरक्षण जो प्राप्त है वह किस अनुच्छेद से प्रेरित है, यहाँ इस प्रकार की बातें हैं। ऐसे और आगे के लेक्चर में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो सुर्खियों में बना रहा संवैधानिक प्रावधान से संबंधित कुछ विषय है उस पर और डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।